हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जाबाज सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पीएम मोदी ने दी एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल ने भी दी श्रद्धांजलि। आज होगा बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। 11 दिसंबर को मेरठ आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 25,000 बूथ अध्यक्षों को करेंगे संबोधित। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला आया सामने। 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक। डीजीसीए ने जारी किया आदेश। राजस्थान के जयपुर में ओमिक्रॉन से पॉजिटिव सभी 9 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। दिल्ली में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी। न्यूनतम तापमान में हो सकता 19 डिग्री सेल्सियस के पार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में जान गंवाने वाले सभी 13 मृतकों के पार्थिव शरीर गुरुवार को विमान के जरिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाए गए। जिस विमान में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर लाया गया, उसी विमान में उनकी पत्नी यानी मधुलिका रावत का भी शव था। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल ने पहुंचकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही केरल से लेकर कश्मीर तक वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। तमिलनाडु में हुए दुखद हादसे से पूरा देश मायूस है। सीडीएस बिपिन रावत की शहादत सेना और देश के लिए बड़ी क्षति है। शहीद जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना में कई अहम पदों पर काम करते हुए अपनी अमूल्य सेवाएं दी। इस दौरान उन्हें अपनी उपलब्धियों के लिए कई अवार्ड और सम्मानों से भी नवाजा गया। देखिए सीडीएस बिपिन रावत के सैन्य सफर पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में 16 मार्च 1958 को हुआ था। बिपिन रावत के पिता भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई थी। बिपिन रावत का एनडीए से कैडेट के तौर पर सिलेक्शन हुआ। 1978 में आईएमए देहरादून में रावत को सेना में कमीशन भी मिला। बेस्ट कैडेट सॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया था। 16 दिसंबर 1978 को 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन को ज्वाइन किया। जबरदस्त युद्ध कौशल, उच्च क्षेत्रों में युद्ध लड़ने की कला में उनकी रणनीति के चलते सेना में उन्हें तेजी से तरक्की मिलती गई। मेजर जनरल बनने के बाद बिपिन रावत को 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन का कमांडिंग ऑफिसर भी बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने दीमापुर स्थित 3rd कॉर्प्स मुख्यालय का नेतृत्व भी किया। जनरल रावत ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यूएन फोर्स की कमान संभाली। 1 जनवरी 2016 को साउदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। 1 सितंबर 2016 को भारतीय सेना का वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। 18 सितंबर 2016 को उरी पर आतंकी हमले के 10 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसकी रणनीति भी बिपिन रावत ने ही बनाई थी। 17 दिसंबर 2016 को सरकार ने भारतीय सेना का प्रमुख बनाया। जनरल बिपिन रावत देश के 27वें सेना प्रमुख बने। 31 दिसंबर 2019 को इस पद से रिटायर हुए, जिसके बाद लंबे समय से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मांग के चलते भारत सरकार ने उन्हें देश के पहले सीडीएस के तौर पर नियुक्त किया। वे गोरखा रेजिमेंट से आने वाले तीसरे ऐसे अफसर थे जिन्हें सेना प्रमुख बनाया गया। इससे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशा और दलबीर सिंह सुहाग इस रेजिमेंट से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। जनरल बिपिन रावत को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। जनरल बिपिन रावत को सेना में अपनी सेवाओं के लिए कई बहादुरी पुरस्कारों से नवाजा गया। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल से नवाजा गया था उनको। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद सरकार जल्द ही अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकती है। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे
अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की रेस में सबसे आगे है। नए सीडीएस की नियुक्ति को लेकर कई रिटायर्ड सैन्य कमांडरों ने कहा कि जनरल नरवणे को शीर्ष सैन्य पद पर नियुक्त करना समझदारी होगी, क्योंकि वे 5 महीने में सेनाध्यक्ष के रूप में रिटायर हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। उस दौरान एएमयू के छात्र नेता ने शहीद हुए बिपिन रावत को लेकर कहा कि बिपिन रावत ऐसे सैन्य जाबाज अफसर थे जिनका ये कहना था कि हम दुश्मन पर पहले गोली नहीं चलाएंगे, अगर सामने से कोई हम पर गोली चलाएगा तो उसके बाद हम गोलियों की गिनती याद नहीं रखेंगे। एएमयू छात्रों ने मांग की कि शहीद सैनिकों को देश के बड़े से बड़े अवार्ड से नवाजा जाए और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिरकार आर्मी का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो सकता है। ये मार्च अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तलबाओं ने निकाला है बिपिन रावत जी के लिए। जो कल दुर्घटना हुई है इससे पूरे देश में मायूसी आई हुई है। हमने आज कैंडल मार्च निकाला और हमने सीबीआई इंक्वायरी की जांच की मांग की है और हमने उसमें ये मांग की है कि ये जो दुर्घटना हुई है 50 किलोमीटर पहले हेलीकॉप्टर का एकदम से क्रैश हो जाना, इसकी वजह क्या है? क्या इसमें प्री-प्लान कुछ ऐसी वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से जानबूझ के इसको क्रैश किया गया है और इसमें इनकी वाइफ की और जो लोग मौजूद थे उन सब की दुर्घटना में मौत हो गई। इस सब से पूरा देश और हम सब बहुत ज़्यादा अफसोस में हैं और हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। देखिए, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कैंडल मार्च निकाला है और ये कैंडल मार्च निकालने की वजह सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से कल एक दुर्घटना पेश आई पूरे देश के अंदर और देश में एक मायूसी का माहौल पेश आया गया, जिसमें हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बिपिन रावत जी और उनकी वाइफ और अन्य 11 लोग जिनकी इस दुर्घटना में मौत हुई है, उन्हीं को हमने श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला है। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे अंदर एक शक और शुबा चल रहा है, जिस तरह से आपको मालूम है सरकारी विभाग में जिस तरह से ये चॉपर उड़ाने से पहले इसकी जांच पड़ताल की जाती है, आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जो उड़ते समय ये नीचे इस तरह से गिरना और उसके बाद में दुर्घटना में फट जाना। तो इसकी हम चाहते हैं कि जाँच हो और इसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से हमारे हम लोगों के सामने हो। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी संगठन को नए सिरे से धार देने में जुट चुकी है। प्रदेश भर में दिग्गज नेता बूथ अध्यक्षों को रिचार्ज कर पार्टी की ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 दिसंबर को मेरठ में पश्चिमी यूपी के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। इससे पहले 10 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मेरठ पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सरयू राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती के राप्ती बैराज पहुंचे। यहां उन्होंने परियोजना लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इसे नदी जोड़ो परियोजना का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस परियोजना से भविष्य में आने जाने के साधन में आसानी का संकेत भी दिया गया। वहीं सीएम के साथ इस मौके पर जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे। बता दें कि सरयू राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बलरामपुर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री जब इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे, उसी समय श्रावस्ती के राप्ती बैराज का 8 शटर खोल दिए जाएंगे। ये पानी सीधे नदियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। बहराइच से लेकर के गोरखपुर तक 9 जनपदों को जोड़ने वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण का एक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम हम लोगों ने बलरामपुर जनपद में रखा है। यद्यपि यह योजना 1972 में बन गई थी और कार्य 1978 में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक रूप से देवपाटन कमिश्नरी के ही 2-3 जनपदों में ये योजना बननी थी। 1982 में इसको विस्तार दिया गया और इसे 9 जनपदों तक फैलाया गया। उन्नीस से 2017 तक 40 वर्षों में इस पूरी योजना पर
केवल 52% कार्य हो पाया था। शेष कार्य लगभग 48% कार्य 2017 से 2021 के बीच में हुआ है। केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी थी, जिसके बाद गुरुवार को मोर्चा ने फैसला लेते हुए आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है कि 1 साल 13 दिन चला किसानों का आंदोलन समस्याओं के समाधान की परिणति को प्राप्त हुआ। किसान एकता से मिली एक कामयाबी 709 शहीदों को समर्पित है। किसान हक की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ये इतना बड़ा परिवार कहाँ मिलेगा? ये तो 300 साल बाद में मिला था। ये हमारे पूर्वजों को मिला होगा, किताबों में दर्ज है कि ये इकट्ठा 300 साल बाद में हुआ। ये है कि ये टूटा ना, अपना नातेदारी में, रिश्तेदारी में ये संबंध हमारे सबके बने रहे। पंजाब, हरियाणा जो गुरुद्वारे हैं, जो लंगर भंडारे चलाए, जो एक विश्वास आपस में हुआ, 300 साल बाद में खोया हुआ परिवार मिला, तो लड़ाई तो कमती बत्ती होती रहती है, लड़ाई में हार जीत होती रहती है। कुनबा इकट्ठा होगा या बड़ी चीज है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मकान पर अवैध कब्जा करवाने के एक मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है। इस याचिका के आधार पर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस भी जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया गया है। साथ ही राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि इलाहाबाद के कालंदीपुरम स्थित एक मकान को उसने राकेश गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था, लेकिन बाद में डिप्टी सीएम मौर्य की शाह पर याचिकाकर्ता के मकान को खाली करवा लिया गया और कुंती देवी नामक महिला को कब्जा दिलवा दिया गया। याचिकाकर्ता ने मकान की खरीद संबंधी दस्तावेज भी कोर्ट के सामने पेश किए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दुबई के दौरे पर है। मुख्यमंत्री पटेल ने शुक्रवार को दुबई में 19 उद्योगपतियों के साथ बैठक की। बैठक में दुबई की नामी कंपनियां शराफ ग्रुप ने गुजरात में लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए सहमति जताई। गुजरात में जो एमयू हुए, इसमें ज्यादातर शराफ ग्रुप, अल्फनार ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित उद्योग जगत का इन्वेस्टमेंट शामिल है। वहीं दुबई में गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने बताया कि भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंध है। एल्गार परिषद माओवादी लिंक मामले की आरोपी वकील और कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को 3 साल से ज्यादा समय तक जेल में बिताने के बाद गुरुवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। केंद्र सरकार को खाड़ फेंकने की आपराधिक साजिश का हिस्सा होने की आरोपी भारद्वाज को 1 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने तब एक विशेष NIAS अदालत को उन पर लगी शर्तों पर फैसला करने का निर्देश दिया था। बुधवार को विशेष NIA अदालत ने भारद्वाज को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे दिया है। राजस्थान के जयपुर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव सभी 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही उन्हें 7 दिनों तक क्वारंटीन में रहने की सलाह भी दी गई है। बता दें कि राज्य में पहली बार 5 दिसंबर को जयपुर में 9 लोगों के कोरोना वायरस के स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इनमें से 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और 5 उनके संपर्क में आए उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार सहित उनके संपर्क में आए 34 लोगों के नमूने लिए गए हैं, जिनमें से 9 लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। किसी अन्य देश की यात्रा का प्लान बना रहे लोगों को फिलहाल 31 जनवरी तक राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 जनवरी तक
बरकरार रखने का फैसला लिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गुरुवार की शाम में जारी एक आदेश में इसकी जानकारी साझा की है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई भी फेरबदल नहीं किया है। शुक्रवार 10 दिसंबर को पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार स्थिर बनी हुई है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95.41 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल 86.67 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए रेट्स लागू हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। इस बात की जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। वहीं इन इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी खास बदलाव के आसार कम है। हालांकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गुरुवार को दिल्ली के सफदरजंग में मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। आखिरकार विक्की कौशल और कैटरीना कैफ एक हो चुके हैं। बॉलीवुड के सबसे फेमस और चर्चित कपल की शादी हो चुकी है। अब दोनों की शादी के बाद पहली तस्वीरें भी सामने आना शुरू हो चुकी है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शादी से पहले काफी माहौल बनाया। दोनों ने अपनी शादी के दौरान फोटोज और वीडियोस लेने की मनाही रखी थी। अपनी शादी की पहली तस्वीरें में विक्की कौशल और कैटरीना काफी जबरदस्त लग रहे हैं। इस नई शादीशुदा जोड़ी की खूब तारीफें भी हो रही है। साथ ही दोनों की तस्वीरें सामने आते ही ये इंटरनेट पर भी छाई हुई है। फैंस विक्की और कैटरीना को बधाइयां दे रहे हैं। कैटरीना कैफ ने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर फैंस के प्यार और साथ के लिए उन्हें शुक्रिया कहा है। कैटरीना और विक्की की शादी का फंक्शन 7 दिसंबर से शुरू हुआ था। मेहंदी और हल्दी सेरेमनी के बाद दोनों की शादी 9 दिसंबर को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में संपन्न हुई। बता दें कि विक्की और कैटरीना ने राजस्थान के सवाई माधोपुर के 6 सेंसेक्स कोर्ट बारवाड़ा में रॉयल शादी की। गुजरात हारिस से बेचराजी जाने वाली सड़क पर वाघेल गांव के नजदीक भैंसों का चारा लेकर जा रहा मिनी ट्रक रास्तों में ही पलट गया। ट्रक कैसे पलटा, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। ट्रक के पलटने पर 2 यात्रियों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दोनों यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण दोनों को पाटन के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। गुजरात के हारिस तहसील के बोरतवाड़ा गांव में युवक ने सरकारी दफ्तर में रजिस्टर फाड़ दिया, जिसको लेकर मामला दर्ज किया गया, लेकिन मामले की जांच अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो वही तहसीलदार को आवेदन पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो 9 और 10 दिसंबर को होने वाली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वर्चुअल समिट में हिस्सा नहीं लेगा। इस समिट में भारत समेत 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इमरान खान सरकार ने करीब 1 महीने बाद ये फैसला किया है। खास बात यह है कि ये फैसला उसी दिन लिया गया जिस दिन समिट का आगाज होना है। बता दें कि इमरान सरकार ने समिट के बॉयकॉट का फैसला चीन के बहकावे में आकर किया है, क्योंकि अमेरिका ने चीन और रूस को डेमोक्रेसी समिट में शामिल होने का न्योता ही नहीं दिया। अफ्रीका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के प्रमुख जॉन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट और ग्लोबल वैक्सीन शेयर नेटवर्क कोवैक्स फैसिलिटी के बीच वैक्सीन की सप्लाई प्रभावित हुई है। उन्होंने अफ्रीकी मेडिकल संगठनों के साथ सीरम इंस्टीट्यूट का संबंध ठीक होने का हवाला दिया है। वहीं जॉन ने आगे कहा कि कोवैक्स अफ्रीका और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच ऐसी समस्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर को सामने आया था। इसके बाद ये बुधवार तक 57 देशों में पहुंच चुका है। वहीं WHO ने बताया कि करीब 2 हफ्तों में ही
ये नया स्ट्रेन 57 देशों तक पहुंच चुका है। इसके बाद ज्यादातर केस उन लोगों में मिले हैं जो विदेशों से लौटे हैं। वहीं फाइजर और बायोएनटेक ने एक स्टडी के हवाले से दावा किया है कि उनकी एंटी कोविड वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट को खत्म करने में सफल साबित हुई है। चलिए फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।